हेलो डियर IBPS PO एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, अगर आप IBPS PO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस साल, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। गाइज देखो, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और आपको अपनी तैयारी के लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिगरस प्रैक्टिस और एक गाइडेंस की। तो इसीलिए हम आपके लिए इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं 2025 एग्ज़ाम के। जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था IBPS PO प्रीलिम्स का, उसके इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चंस है वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइज, अगर आपको एक फ्री कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक चाहिए तो हमारे पास एक एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पैक्टफुल एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है जो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। गाइज, इन गाइड बुक्स में आपको सभी एग्जाम्स की SBI PO SBI क्लर्क, IBPS PO IBPS क्लर्क और RRB PO RRB क्लर्क तीनों तीनों 6 एग्जाम्स के लिए, तीनों के लिए आपके लिए बुक्स हैं जिसमें आपको ईयर वाइज PYQs मिलते हैं, स्ट्रैटेजी मिलती है, सोर्सेज मिलते हैं, आपको कितना टाइम फ्रेम, किस तरह से किस सब्जेक्ट को कौन से टॉपिक टारगेट करने हैं, वो सब आपको इस गाइड बुक में मिलेगा। दिस बुक गाइड बुक इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ई बुक है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी इस इन सारी बुक्स का लिंक मिल जाएगा। तो गो डाउनलोड दीज ई बुक्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और गाइज, अगर आप अपना बैंकिंग एग्जाम महापैक, अगर आप एक कोर्स खरीदना चाहते हैं जहां से आप अपने प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को बिल्कुल उस लेवल पर लेके जा सकते हैं जहां पे आपको एग्जाम तक पहुंचना है, तो कैसे करना है guys? वैसे तो लिंक नीचे दिया हुआ है, लेकिन मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ guys। आपने बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपने टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे बैंकिंग कोर्सेज। इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहा आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। गाइज, इस कोर्स में आपको तीनों एग्जाम्स SBI IBPS और RRB PO और क्लर्क, इन 6 एग्जाम्स के सभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी के लिए। तो गाइज, आप यहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट क्लासेस, मॉक टेस्ट का डेमो भी देख सकते हैं। यहाँ पे डेमो क्लासेस दी हुई हैं एंड यू कैन सी के आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, ये जनरल अवेयरनेस, हर चीज़ का आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है विद मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट। और साथ साथ आपको डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन तो है ही, तो आपकी हर क्वेरी को आंसर किया जाता है विद इन 24 आवर्स। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो ये था गाइस हमारे कोर्स के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपना PYQs का सेशन। तो गाइस, सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया था, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को आंसर करेंगे। चलिए गाइस, तो उसने क्या बोला है? In much of Asia, the act of gifting carries a cultural weight that extends far beyond mere exchange of goods। कि एशिया में गिफ्ट देने की ट्रेडिशन रहा है, कल्चर रहा है। Festivals, weddings and even corporate interactions are marked by rituals of giving, often symbolizing respect, reciprocity, or auspicious beginnings. Traditionally, cash-filled envelopes or tangible goods dominated this practice. Now, in recent years, however, the rise of e-commerce has reshaped these traditions, giving birth to a booming market of digital gift vouchers and e-gift cards. Now, what distinguishes the Asian voucher economy from Western counterparts is the fusion of tradition with technology. While in the West, vouchers are typically viewed as utilitarian substitutes for cash, in Asia, they are often imbued with symbolic value. For instance, during Lunar New Year in China, digital red packets on platforms like WeChat replicate centuries old customs of gifting but with a modern twist. Similarly, in Japan, digital gift cards align with with the Ozibo and Okujin traditions of seasonal gifting, blending social obligation with convenience. From an economic perspective, vouchers provide companies with predictable revenue streams and allow them to lock in consumer spending. Unlike discounts that reduce margins, vouchers capture full value upfront while ensuring future purchases. Yet, this very mechanism also generates potential distortions. Consumers may buy not out of genuine preference but to utilize stored value before expiration. For retailers, the unredeemed balances, often termed breakage, can become a hidden source of profit.
Corporate culture in Asia further implies this trend. Many firms distribute vouchers to employees and partners as tokens of goodwill, effectively making them quasi currency within certain ecosystems. E-commerce giants like Alibaba, Rakuten, and Flipkart leverage vouchers not only as sales tools but also as instruments of customer retention. However, concerns remain regarding regulation, taxation, and transparency, especially when large value vouchers circulate in informal or semi-formal economies. Globally, the rise of digital wallets threatens to blur the distinction between e-gift vouchers and stored value instruments. Yet, vouchers retain unique cultural stickiness in Asia, where gifting is not merely transactional but deeply relational. The future of e-commerce vouchers may therefore hinge not solely on technology but on how effectively platforms preserve the symbolic essence of gifting while ensuring economic efficiency. At their core, vouchers in Asia reflect not just commercial innovation but a deeper cultural commitment too. So you have to fill in the blank here. So this was your passage about gifting culture in Asia. और ई गिफ्टिंग का क्या कल्चर है अभी, चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं. तो पहला था गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिल्स द ब्लैंक्स. द ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है. At their core, vouchers in Asia reflect not just commercial innovation but a deeper cultural commitment to regulatory transparency. रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी की बात है नहीं. कल्चरल कमिटमेंट किसका है? इम्पर्सनल कन्वीनियंस, सोशल रेसिप्रोसिटी, यस ये मेंशन्ड है. फ्लीटिंग अम्यूजमेंट या एल्गोरिथमिक डोमिनेंस? नहीं गाइस, उसने क्लियरली मेंशन किया था कि हम गिफ्ट क्यों करते हैं सोशल रेसिप्रोसिटी के साथ. सोशल रेसिप्रोसिटी के लिए कि भाई जैसे हम शादी में किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमें भी गिफ्ट मतलब देने को मिलता है या हमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं. तो सोशल रेसिप्रोसिटी इज वन cultural commitment so that we can use the vouchers. So option C was your correct answer. Next guys, question number 37. Which of the following statements is not correct according to the passage? Digital rack packets on WeChat replicate traditional customs on gifting in China. Correct है. In Japan, e-gift cards connect with long-standing traditions of seasonal gifts. ये भी correct है, mentioned है. Breakage from unredeemed vouchers often generates hidden profits for retailers. Correct है. In the West, vouchers are often seen as highly symbolic cultural artifacts. In the West, वेस्ट में तो उसका कल्चरल कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. And many Asian firms use vouchers as tokens of goodwill in corporate culture. Yes, option D is your correct answer guys. वेस्ट में कोई कल्चरल वैल्यू नहीं है गिफ्टिंग की. ये तो ईस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज के बारे में था. सो वेस्ट में वाउचर्स की कोई सिंबॉलिक कल्चरल वैल्यू नहीं है. सो ऑप्शन डी वाज इनकरेक्ट है. Next question, guys. The word distortions, as used in the passage, this mechanism also generates potential distortions. Is closest in the meaning to distortion. क्या होता है guys? मतलब deviation. तो inaccuracies, clarifications, improvements, पैरेलल्स या प्रेफरेंसेस गाइस. द करेक्ट डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिविएशन मतलब गलतियां होना, इनएक्यूरेसीज होना. सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर. द टोन ऑफ द पैसेज, उसने टोन पूछी है तो व्हाट कैन बी द टोन ऑफ द पैसेज? डिसमिसिव एंड क्रिटिकल, वो डिसमिस कर रहा है इसको? नहीं. एनालिटिकल विद कल्चरल इंसाइट्स? यस. प्योरली सेलिब्रेटरी एंड प्रमोशनल? नो. सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहा, उसने लॉजिक भी दिया है, एनालाइज भी किया है उसको कि क्या बेनिफिट्स हैं उसके, मतलब कंपनी को क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट है. इनडिफरेंट एंड न्यूट्रल? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. नहीं पढ़ रहा है तभी तो बोल रहा है. नॉस्टैल्जिक? नॉस्टैल्जिक क्या होता है? पुरानी बातें याद करना? नहीं गाइस. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. द टोन इज एनालिटिकल विद कल्चरल इनसाइट्स. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? गाइज अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी. चलिए गाइज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? इन एशिया वाउचर्स ऑफन कैरी सिंबॉलिक मीनिंग बियॉन्ड देयर मॉनेटरी वैल्यू, which can be logically inferred, right? Gift vouchers in Asia are exclusively used for financial inclusion? No. The adoption of e-cards has eliminated all traditional gifting rituals? No. Companies issuing vouchers suffer heavy losses due to unredeemed? No. In the West, vouchers are valued mainly for their ritualistic symbolism? Nahi guys. The correct answer is in Asia, vouchers often carry symbolic meaning beyond their monetary value. That's true. So option A was your correct answer. Which of the following is the most suitable antonym? Opposite बताना है for the word breakage. Breakage क्या होता है guys? जो टूट फूट मतलब जो लॉसेस होते हैं. तो रिडेम्पशन, वेस्टेज, प्रॉफिट, इन्फ्लेशन या एक्सपेंडिचर? सो गाइस करेक्ट आंसर इज ब्रेकेज में जो उसने बोला एंटोनिम. तो ब्रेकेज अगर वो है नुकसान है तो रिडेम्पशन क्या हो गया उसका?
रिडेम्पशन इज उसका उसका रिकलेक्शन, उसका बेनिफिट लेना। तो रिडेम्पशन, ब्रेकेज मतलब खराब हो, वेस्ट हो जाना। ब्रेकेज इज नॉट लॉसेस, बेसिकली ब्रेकेज क्या होता है, जो टूट फूट होती है, जो वेस्टेज होती है। वेस्टेज का ऑपोजिट क्या होगा, रिडेम्पशन, जो हम सेव कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पैसेज द फ्रेज सिंबॉलिक एसेंस ऑफ गिफ्टिंग मोस्ट लाइकली रेफर्स टू द प्योरली फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वाउचर्स, नहीं, सिंबॉलिक एसेंस नहीं है ये। द डीप कल्चरल एंड रिलेशनल वैल्यू अटैच टू गिफ्टिंग, गिफ्ट एक्सचेंजेस, यस। द गवर्नमेंट्स रोल इन रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट वाउचर सिस्टम्स, नो। द एफिशिएंसी ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन ट्रैकिंग एंड स्पेंडिंग, नो। सिंबॉलिक एसेंस ऑफ गिफ्टिंग क्या था गाइस, द डिक्लाइन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स, नहीं। इट इज ऑप्शन बी, द डीप कल्चरल एंड रिलेशनल वैल्यू अटैच टू गिफ्ट एक्सचेंजेस। Next, guys, which of the following is not a challenge or concern associated with vouchers in Asia? तो इनमें से कौन सा है जो एशिया में वाउचर्स के साथ कोई चैलेंज या कंसर्न एसोसिएटेड नहीं है पैसेज में? तो चलिए गाइस देखते हैं। दे मे जनरेट हिडन प्रॉफिट्स थ्रू अनरिडीम्ड बैलेंसेस, ये चैलेंज नहीं है, नहीं गाइस, ये तो चैलेंज है। दे समटाइम्स ड्राइव परचेजेस बेस्ड ऑन एक्सपिरेशन रादर देन प्रेफरेंसेस, ये भी उसने बोला है। दे आर लिंक टू रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसीज इश्यूज, नो, ये तो कहीं मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से। बट अच्छा हाँ, उनको वो शो करना पड़ता है। दे ऑलवेज गारंटी इक्वल फाइनेंशियल एक्सेस टू अनबैंक्ड पॉपुलेशंस, नहीं। दे मे ब्लर द लाइन बिटवीन गिफ्ट्स एंड क्वासी करेंसी, नहीं गाइस, करेक्ट आंसर इज, ये भी ई भी मेंशन्ड था, ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर, कि दे ऑलवेज गारंटी इक्वल फाइनेंशियल एक्सेस टू अनबैंक्ड पॉपुलेशन, नॉट मेंशन्ड एंड नॉट कैन नॉट बी इन्फर्ड। सो ये गलत था। And last question based on passage, guys. Select the pair of words most similar in meaning to ephemeral. एफेमरल क्या होता है गाइस, क्षणभंगुर, ठीक है, जो क्षणभंगुर होता है। तो मतलब जो जल्दी खत्म हो जाता है। तो लास्टिंग, परमानेंट, फ्लीटिंग या ट्रांजिटरी, स्टेबल, इंड्योरिंग, नहीं। मॉन्यूमेंटल या फिक्स्ड, नहीं। हिस्टोरिक या टाइमलेस, नहीं गाइस। क्षणभंगुर मतलब जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए जो रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्लीटिंग या ट्रांजिटरी, जो थोड़ी देर का मेहमान होता है, क्षणभंगुर हिंदी में बोलते हैं। तो एफेमरल इज फ्लीटिंग या ट्रांजिटरी, तो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन अ सेंटेंस विद 4 पार्ट्स ए बी सी डी, यू हैव टू फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है गाइस, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना है और फिर इसमें आंसर करते हैं गाइस। द कमेटी अलोंग विद इट्स एडवाइजर्स हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द रिपोर्ट अंटिल फर्दर कंसल्टेशंस आर हेल्ड। गाइस अब देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, कमेटी। 1+1 नहीं हो रहा है, मतलब एंड यूज नहीं हो रहा गाइस। एंड के अलावा यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन यूज हो रही है, अलोंग विद। तो मतलब एडवाइजर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट सिर्फ कौन है यहाँ पर, कमेटी। कमेटी सिंगुलर है, तो कमेटी के लिए क्या आएगा यहाँ पे, हैव डिसाइडेड या हैज डिसाइडेड। सो ऑप्शन बी में गलती थी, इट शुड बी हैज इन प्लेस ऑफ हैव। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Second question, guys. Question number next question. Sorry, 46. Each of the research scholars were asked to submit their final draft before the end of the month. ये भी subject verb agreement का ही question है। Each क्या होता है guys? Singular word होता है, और इसके साथ जो verb use होते हैं वो भी singular होती है। तो each of the research scholars was asked to submit their final draft. तो यहाँ पे अगेन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 47। द न्यू गाइडलाइंस emphasize that employees should not only adhere to the updated safety protocols but also reporting violations immediately. तो हाँ जी गाइस, द न्यू गाइडलाइंस emphasize आना चाहिए या emphasize, ठीक है यहाँ पे, emphasize that employees should not only क्या होना चाहिए गाइस, नॉट ओनली अदेयर टू अपडेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बट ऑल्सो रिपोर्टिंग, नहीं गाइस, देखो जब यहाँ पे नॉट ओनली अदेयर टू, यहाँ पे V1 यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे बट ऑल्सो रिपोर्टिंग नहीं, बट ऑल्सो रिपोर्ट वायलेशंस इमीडिएटली। पैरेललिज्म होगा गाइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सिंक रूल होता है ना, कि जो नॉट ओनली के बाद आ रहा है, जैसे वर्ब आ रही है वैसे ही वर्ब बट ऑल्सो के बाद भी यूज होगी। तो दिस इज इनकरेक्ट, यहाँ पे रिपोर्टिंग की जगह क्या आना चाहिए था, रिपोर्ट। सो ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नीदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर हिज कैबिनेट कॉलीग्स was willing to concede that policy might require substantial revision. So neither the prime minister nor his cabinet colleagues, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है गाइस, आइदर और नीदर नॉर में जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या आना चाहिए था, वर।
तो यहाँ पे क्या आएगा, नीदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर हिज कैबिनेट कॉलीग्स वर विलिंग टू कंसीड दैट द पॉलिसी माइट रिक्वायर सब्सटैंशियल रिविजन। सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द प्रपोजल टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज एंड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोल हैव बीन मेट विद रेजिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। गाइस यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। द प्रपोजल, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, द प्रपोजल टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी यूज एंड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोल हैव बीन या हैज बीन, यहाँ पे क्या रहेगा, हैज बीन met with resistance from certain industrial groups. So option C was your correct answer है। C में गलती थी, यहाँ पे have की जगह क्या होना चाहिए था, has होना चाहिए था। नेक्स्ट गाइज, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या दिया है, क्लोज टेस्ट है गाइज। आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें फिर हमें ढूंढना है कि क्या सही वर्ड यहाँ पर यूज होना चाहिए। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। द ऑनगोइंग नेगोशिएशंस एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO on a prospective pandemic treaty have sparked intense debate among member states. While the core objective is to establish a global framework for preparedness and response, fault lines have emerged between wealthy nations and developing countries. High-income countries advocate for stringent obligations on data sharing and early warning systems, whereas several global South nations emphasize the need for guaranteed access to vaccines and therapeutics. This divergence reflects a deeper transition between public health equity and national sovereignty. Critics argue that without mechanisms to ensure equitable distribution, the treaty risks becoming another instrument of dash power. Yes, guys, another instrument of dash power. Another instrument of coercive power, distributive power, hegemonic power, फैसिलिटेटिव पावर या कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव पावर तो है ही नहीं गाइस, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। कोर्स करना फैसिलिटेटिव भी नहीं है, या तो हेजेमोनिक या कोर्सिव। कोर्स करना गाइस किसी को मतलब समझा ले, मना लेना, और हेजेमोनिक अपनी मोनोपोली कर लेना। तो आई थिंक दिस इज अबाउट ऑफ द हेजेमोनिक पावर डिसप्रोपोर्शनेटली बेनिफिटिंग दोज विद प्री एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज। एग्जैक्टली, तो जिनके पास पहले से ही कैपेसिटी है उनको तो हेजेमनी हो जाएगी, उनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो यहाँ पे हेजेमोनिक पावर आना चाहिए था, तो दैट इज द राइट चॉइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। The challenge lies in reconciling calls for transparency with reluctance to surrender dash control over health emergencies. So reluctance to surrender dash control, reluctance to surrender regulatory control, sovereign control, communal control, operational control, या centralized control. The challenge lies in reconciling calls for transparency with states' reluctance to surrender डैश कंट्रोल ओवर हेल्थ इमरजेंसीज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था गाइस, विद स्टेट्स रिलक्टेंस टू कम्युनल कम्युनल कंट्रोल ओवर हेल्थ इमरजेंसीज। कम्युनल क्यों गाइस, कि जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं उसके, सॉरी कम्युनल नहीं, सवर्न। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कम्युनल तो कम्युनिटी का होगा, सवर्न मतलब उनकी सवर्निटी वो ना हो, ब्रेक मतलब मिसयूज ना हो। तो चैलेंज कहाँ पे है कि ट्रांसपेरेंसी हो लेकिन उनकी सवर्निटी भी उसमें वो ना हो, इम्पैक्ट ना हो। तो उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस टू सरेंडर सोवर्न कंट्रोल, मतलब जो उनका इंडिजिनस इंटरनल कंट्रोल है, तो वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ओवर हेल्थ इमरजेंसीज। आगे बढ़ते हैं गाइस। Moreover, the negotiations are complicated by pharmaceutical lobbying. Supporters contend that the treaty could herald a new era of multilateral solidarity, creating binding norms for cooperation. Yet skeptics warn that consensus may only emerge through carefully crafted dash balancing collective security with domestic autonomy. Yet skeptics warn that consensus may only emerge through carefully crafted dash, केयरफुली एडवर्ब है, क्राफ्टेड एडजेक्टिव है, तो नाउन आना चाहिए केयरफुली क्राफ्टेड डैश बैलेंसिंग। यस गाइस, केयरफुली क्राफ्टेड, अच्छा कॉमा है उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ बैलेंसिंग कैसे आ रहा है, बैलेंसिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी विद डोमेस्टिक ऑटोनॉमी। सो केयरफुली क्राफ्टेड, कॉम्प्रोमाइजेस, अल्टीमेटम्स नहीं, डिविएशंस, सैंक्शंस नहीं, सेफ गार्ड्स नहीं, डिविएशंस या कॉम्प्रोमाइज नहीं गाइस, कॉम्प्रोमाइज इज द बेटर वर्ड है, कि जो Yet skeptics warn that consensus मतलब जो यूनानिमस डिसीजन है वो कैसे होगा, may only emerge through carefully crafted compromises, कि जो कॉम्प्रोमाइज होंगे दोनों साइड से तब होगा मतलब इसका सॉल्यूशन, बैलेंसिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी विद डोमेस्टिक ऑटोनॉमी। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं।
Some negotiators have suggested a global financial facility to dash low and middle income countries during outbreaks, but disagreements persist over who should contribute and how funds should be disbursed. So, some negotiators have suggested a global facility to dash low and middle income countries during outbreaks. So, to dash, क्या आना चाहिए guys यहाँ पर? To empower, to subsidize, टू पेनलाइज तो नहीं होगा, डिसएंगेज भी नहीं होगा, कॉम्पनसेट, सब्सिडाइज, एम्पावर करना, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ही क्या रहता फिर, सब्सिडाइज या कॉम्पनसेट? आई थिंक सब्सिडाइज इज अ बेटर वर्ड कि उनको चीज़ें सस्ती कैसे मिलने लगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो सब्सिडाइज लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ड्यूरिंग आउटब्रेक्स. चलिए 54 देख लेंगे. अल्टीमेटली द ट्रीटी सक्सेस will hinge on whether nations prioritize shared humanity over parochial interests. If sovereignty continues to dash equity, the world risks repeating the stark disparities witnessed during COVID-19. So, if sovereignty continues to dash equity, if sovereignty continues to, क्या आना चाहिए guys? If sovereignty continues to dash equity, the world risks repeating the stark disparities witnessed during COVID-19. So, if sovereignty continues to undermine equity, नहीं, supersede, उसको ऊपर उससे भी आगे चली जाए, नहीं गाइज, मार्जिनलाइज, ओवरराइड हो सकता है, एक्सटिंग्विश भी नहीं. सुपरसीड मतलब वो होता है कि उसको आगे निकल जाना, लेकिन ओवरराइड मतलब उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाना. तो अगर सोवर्निटी की वैल्यू इक्विटी से ज़्यादा हो गई तो फिर कोविड-19 जैसा हाल हो सकता है. तो इफ सोवर्निटी कंटिन्यूज टू ओवरराइड इक्विटी, द वर्ल्ड रिस्क्स रिपीटिंग द स्टार्क डिस्पैरिटीज विटनेस ड्यूरिंग कोविड-19. एंड लास्ट ब्लैंक गाइज, continues to dash equity, override equity, COVID-19. Conversely, a robust treaty could establish a dash precedent for handling transnational health emergencies in the decades to come. Conversely, a robust treaty could establish a dash precedent. Yes, guys. So, a precarious precedent, normative precedent, सिंबॉलिक प्रेसिडेंट, ट्रांजिटरी प्रेसिडेंट या इंड्योरिंग प्रेसिडेंट. यस गाइस, क्या आना चाहिए? तो इंड्योरिंग मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटी जो हो. तो इंड्योरिंग इज द प्रिकैरियस, क्या होता है गाइस? खतरे से भरा हुआ. नॉर्मेटिव जो नॉर्मल सा है, सिंबॉलिक जो नाम नाम का है, ट्रांजिटरी जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर बोलना कि कन्वर्सली रोबस्ट ट्रीटी जो लंबे टाइम तक चले, कुड एस्टैब्लिश अ इंड्योरिंग प्रेसिडेंट फॉर हैंडलिंग ट्रांसनेशनल हेल्थ इमरजेंसीज इन द डेकेड्स टू कम. सो ऑप्शन ई वाज योर करेक्ट आंसर गाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब उन्होंने नेक्स्ट में क्या दिया है? इन ईच क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आफ्टर द सेंटेंस. दीज वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन द करेक्ट प्लेसेस. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट इंटरचेंज ऑफ. अच्छा, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन हैं. अगर नहीं तो अच्छा, नो इंटरचेंज भी पॉसिबल है इसमें गाइस. चलिए तो देखते हैं इसमें क्या सही ऑप्शन है. अरे ये क्या कर दिया इसने? ए बी सी डी ई एफ जी एच क्यों कर दिया? ए बी सी डी उसने 4 वर्ड बोल्ड करके दिए हैं, लेकिन ऑप्शंस आपके ये हैं गाइस. सॉरी, ये उसने शायद वो कॉपी पेस्ट करते हुए इन्होंने ऑटोमेटिकली वो चेंज कर दिया. तो यस गाइस, द डिप्लोमैट्स डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन द डिप्लोमैट्स sovereignty or legitimacy on humanitarian crisis emphasized sovereignty, but critics argued that such legitimacy weakened the urgency of collective intervention. नहीं guys, the diplomats legitimacy होना चाहिए था यहाँ पे. the diplomats legitimacy on humanitarian crisis emphasized sovereignty नहीं, emphasized urgency. ये यहाँ पे होना चाहिए था. that this should be B, emphasized urgency, but critics argue that such doctrine, yes guys, so such doctrine ये होना चाहिए था C की जगह पे, that such doctrine weakened the sovereignty of the collective intervention. So A with C and B with D है guys. A with C and B with D. Yes, option C is your correct answer guys. So A has to be replaced with C and D with B. So option C was your correct choice guys. चलिए आगे बढ़ते हैं guys. The philosopher's abstraction of justice was celebrated for its clarity. For celebrated तो rigidity universal नहीं. Though detractors noted that his rigidity often undermined the universality of his arguments. ठीक है बिल्कुल. The philosopher's abstraction of justice was celebrated for its clarity. ठीक है. Though detractors noted that his rigidity often undermined the universality of it. बिल्कुल ठीक है guys. No interchange required. ऑप्शन, यस गाइज, ये ऑप्शन उसने थोड़े से गलत कर दिए. ए बी सी डी ई, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर. नो इंटरचेंज वाज रिक्वायर्ड, सो ऑप्शन ई वाज द राइट चॉइस.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे फिर से यार, ये थोड़ा ए बी सी डी में पहले चेंज कर देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या होना चाहिए, क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, पढ़ के बताइए। देखिए, द हिस्टोरियंस पोर्ट्रेयल ऑफ एम्पायर, historians portrayal of empire relied heavily on mythology, blending conquest with the cultural inevitability of domination. Yes guys, मेरे को तो ये लग रहा है कि द हिस्टोरियंस, द हिस्टोरियंस mythology of empire नहीं, portrayal of empire relied heavily on conquest inevitability नहीं, mythology ए के साथ बी ठीक है। blending conquest नहीं गाइस, ब्लेंडिंग इनएविटेबिलिटी विद द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ऑफ डोमिनेशन, तो ये तो क्लियर है, ये तो डी के साथ सी होना चाहिए। ए के साथ बी देख रहा हूँ मैं गाइस, ये ठीक है या नहीं है। द हिस्टोरियंस पोर्ट्रेयल ऑफ द एम्पायर होना चाहिए, पोर्ट्रेयल ऑफ एम्पायर रिलाइड हेविली ऑन मिथोलॉजी, या द पोर्ट्रेयल्स, द हिस्टोरियंस माइथोलॉजी ऑफ एम्पायर रिलाइड हेविली ऑन पोर्ट्रेयल, ब्लेंडिंग कॉन्क्वेस्ट विद, अच्छा हाँ नहीं ठीक है गाइस, तो फिर आगे उसने बोला ना ब्लेंडिंग कॉन्क्वेस्ट विद द कल्चरल, ठीक है, तो ब्लेंडिंग इनएविटेबिलिटी विद द कल्चरल डोमिन, यस गाइस, सो ए शुड बी रिप्लेस्ड विद बी, ये यहाँ पे बी होना चाहिए था, ये ए की जगह पे, एंड ब्लेंडिंग inevitability with the cultural conquest of domination. So C with D. So A with B, C with D. Yes, option A is your correct answer, guys. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट सही क्वेश्चन था गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ईच क्वेश्चन बिलो contains a sentence with one blank, ठीक है, choose the option that provides the most appropriate pair of words to fill in the blanks, making the sentence grammatically correct and contextually meaningful। चलिए, तो हमें बताने यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट बैठता है। हाँ जी गाइज, the judge's remarks were not merely critical but carried an unmistakable tone of vindication, vindication मतलब उनको ठीक ठहराना, suggesting that the defendant's credibility had been irreparably damaged, तो vindication तो नहीं हो सकता, vindication is to stand correct, opprobrium is yes criticism, clemency उसको माफी दे देना नहीं, opprobration नहीं उसको माफ करना मतलब छोड़ देना, leniency नहीं गई, opprobrium मतलब वो बहुत स्ट्रिक्टली डील किया था। जजेस रिमार्क्स वर नॉट merely critical but carried an unmistakable tone of opprobrium, opprobrium मीन्स क्रिटिसिज्म, मतलब उनको कड़ी सजा सुनाने वाला, कड़ी भाषा में जवाब देने वाला, तो दैट्स opprobrium। Next question, guys. In the aftermath of the financial crisis, the central bank adopted a stance of dash, refraining from hasty interventions while signaling long-term policy stability. So, in the aftermath of the financial crisis, the central bank adopted a stance of forbearance, volatility, impetuosity, fervor या recalcitrance। यस गाइस, क्या बनना चाहिए? आई थिंक कि भाई जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया उसके बाद सेंट्रल बैंक ने मतलब जो आरबीआई जैसे बैंक ने कैसा स्टैंड लिया, हेस्टी इंटरवेंशन नहीं करना, तो मतलब आराम से काम करना, तो वॉलेटिलिटी, इम्पेचुअस भी बहुत जल्दी काम करना, फर्वर भी उत्तेजना से, रिकैल्सिट्रेंस भी वही होता है बड़े एक्साइटेड, लेकिन फॉरबेरेंस होता है आराम से काम करना, तो बाकी सारे इसके ऑपोजिट थे, एक ही ऑप्शन था फॉरबेरेंस मतलब वेट करके पेशेंटली काम करना, तो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस, हिज लीडरशिप स्टाइल मार्क्ड बाय अ ब्लेंड ऑफ करिश्मा एंड डैश अलाउड हिम टू कमांड लॉयल्टी व्हाइल अवॉइडिंग एक्यूजेशंस ऑफ टिरनी, मतलब उसकी जो कमांडिंग लीडरशिप स्टाइल था, तो डेस्पोटिज्म नहीं गई, करिश्मा डेस्पोटिज्म तो वो होता है झुक के रहना, मैग्नानिमिटी मतलब बड़ा होना, ह्यूज होना, सिवियरिटी मतलब खराब होना, आर्बिट्रेरीनेस मतलब नाम बेफालतू का नाम नाम का, ट्रूकुलेंस, ट्रूकुलेंस क्या होता है गाइस, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेट मी लुक फॉर इट गाइस। देखो सारे वर्ड नहीं पता हो सकते भाई, मैं डिक्शनरी थोड़ी हूँ। तो ट्रूकुलेंस इज डिफाइंड एग्रेसिवनेस, हाँ वही मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल होना, तो ट्रुकुलेंस इज ऑल्सो एग्रेसिवनेस, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था उसका बड़प्पन। सो मैग्नानिमिटी मतलब हिज लीडरशिप स्टाइल मार्क्ड बाय अ ब्लेंड ऑफ करिश्मा एंड मैग्नानिमिटी मतलब ह्यूज बड़े दिल वाला, okay? बड़े वो वाला विजन वाला, ड्रीम वाला, दैट यू नो दैट स्टाइल, दैट लीडरशिप स्टाइल अलाउड हिम टू कमांड लॉयल्टी व्हाइल अवॉइडिंग एक्यूजेशंस ऑफ टिरनी। सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट है गाइस, अच्छा कुछ नेक्स्ट क्या है, अ वर्ड हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन एंड हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स वेयर द वर्ड हैज बीन यूज्ड कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर, तो हमें ये देखने के कहाँ पे वर्ड सही यूज हुआ है। एब्रोगेट, तो एब्रोगेट, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पढ़ा है ना हमने गाइस, तो एब्रोगेशन, हाँ जी,
Yes guys, so abrogate करना, the parliament voted to abrogate the outdated treaty that no longer served, आउटडेटेड मतलब किसी को फॉर्मली किसी ट्रीटी को खत्म कर देना. सो एब्रोगेट द आउटडेटेड ट्रीटी दैट नो लॉन्गर सर्व नेशनल इंटरेस्ट. करेक्ट है ये. ही एब्रोगेटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर बाय अबैंडनिंग हिज चिल्ड्रन. उसने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी. करेक्ट है ये भी. द आर्टिस्ट एब्रोगेटेड अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट शॉक द क्रिटिक्स. नहीं गाइस, ये गलत है. एब्रोगेटेड होता है कोई ट्रीटी को या किसी चीज को फॉर्मली छोड़ देना. तो 1 and 2 करेक्ट थे गाइस. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. 1 and 2 वर द राइट सेंटेंसेस है. एब्रोगेट होता है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था ना सरकार ने. तो एब्रोगेट मतलब किसी को फॉर्मली या ऑफिशियली कोई काम करना बंद कर देना या किसी ट्रीटी को कैंसिल कर देना. नेक्स्ट गाइस, एक्सकोरिएट. एक्सकोरिएट क्या होता है गाइस? द एडिटर एक्सकोरिएटेड द गवर्नमेंट फॉर मिस हैंडलिंग द रेफ्यूजी क्राइसिस. यस, किसी को बहुत मतलब ट्रीट उसको आड़े हाथ लेना, दैट्स एक्सकोरिएट. द विलेजर्स एक्सकोरिएटेड द लैंड टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन. एक्सकोरिएटेड द लैंड, उसको कड़े हाथ लेना नहीं. द फिल्म वॉज एक्सकोरिएटेड बाई क्रिटिक्स फॉर इट्स वीक प्लॉट एंड पुअर परफॉर्मेंस. हाँ, किसी को मतलब निंदा करना. सो ऑप्शन 1 and 3 वर करेक्ट है. कहीं 1 and 3? यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर गाइस. चलिए, तो दैट्स करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. इन योर अच्छा, इन्योर होता है गाइस जब आप किसी चीज़ की आपको आदत पड़ चुकी होती है, जब आप मतलब उसको आपको कोई असर नहीं होता किसी चीज़ का आप पर, उसको बोलते हैं इन्योर. तो ईयर्स ऑफ हार्डशिप हैड इन्योर्ड हर टू सफरिंग एंड लॉस. ईयर्स ऑफ हार्डशिप, हाँ, तो उसने उसको पका दिया, मतलब आपकी आदत बन गई. ये करेक्ट है. द लॉ इन्योर्स टू द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स इक्वली. कि लॉ जो है वो सारे सिटीजन्स को इक्वली बेनिफिट देता है, मतलब वो उस चीज़ में वो है, सैचुरेटेड है. तो दैट्स आल्सो करेक्ट. लेकिन द प्रोफेसर इन्योर्ड हिज स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम मोटिवेशनल स्पीचेस. वो इन्योर किया उसने मोटिवेशनल स्पीच देके. नो सेंस गाइस. सो ओनली 1 and 2 वर करेक्ट. सो अगेन ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर. और चलिएगा, इस लास्ट क्वेश्चन है आपके 2025 PYQ का. इसमें क्या है? आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मेकिंग इट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट. अच्छा, तो उसने क्वेश्चन दिया है इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसका रिप्लेसमेंट हमें ढूंढना है. डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू टर्न अ डेफ ईयर टू द ग्रोइंग पब्लिक आउटक्राई. टू टर्न अ डेफ ईयर, ये साल वाला ईयर थोड़ी होता है गाइस. मतलब बात अनसुनी कर देना. ईयर होता है कान वाला ईयर. So despite repeated warnings from the experts, the government continued to turn a deaf ear. Yes, turn a blind eye. टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब उसको अवॉइड कर देना, लेकिन अनसुना कर देना. ये हो सकता है पे नो हीड, ध्यान ना देना. डिसरिगार्ड ब्लेटेंटली, मतलब किसी को उसको फर्क ही ना पड़ना. और लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई हर पॉसिबल कोशिश करना. लेकिन टर्न अ डेफ ईयर नहीं होता गाइस. टर्न अ डेफ ईयर होता है, मतलब कानों पे पड़े लेकिन सुनाई ना दे, मतलब कोई असर ना होना. सो डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू टर्न अ डेफ ईयर टू द ग्रोइंग पब्लिक आउटक्राई. सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर. तो गाइज ये थे आपके हाँ जी. तो टर्न अ डेफ ईयर तो नहीं होता. हाँ, टर्न अ डेफ ईयर मतलब नहीं, सुनना नहीं. तो ध्यान ना देना, तो इसको रिपीट करना. कंटिन्यू टू टर्न अ डेफ ईयर, राइट. सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट चॉइस. तो ये थे गाइज आपके 2025 के PYQs. और जाने से पहले गाइज मैं फिर से आपको अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के बारे में बता जाता हूँ गाइज. इसमें आपको सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए SBI, IBPS और RRB तीनों के लिए PO और क्लर्क के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व PYQs मिलते हैं पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ. तो इसमें आपको सभी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी प्री और मेंस लेवल की. करंट अफेयर्स मिलेंगे पिछले 1 साल के अपडेटेड एग्जाम डे तक. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलेगा आपको IBPS और SBI दोनों के लिए और फॉर्डर मटेरियल के साथ. कंप्यूटर क्लासेस मिलेंगी नोट्स के साथ. मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे. फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के. प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के. इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी और मेंटर सपोर्ट मिलेगा आपको. तो ये सब है. तो इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गो check out the course and start your preparation in time so that you can cover and complete all the preparations that you need for the exam. तो आज के लिए इतना ही गाइज. आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन इन योर जर्नी हेड. अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है गाइज, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज 8146207241. और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you. Bye bye, take care. Thank you guys.